नमस्कार। टाइप्स ऑफ प्रोज़ और प्रोज़ स्टाइल पर मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अलग-अलग प्रोज़ टाइप्स पर बायोग्राफ़ी, ऑटोबायोग्राफ़ी और मेमोइर बहुत सारे वीडियो थे जो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड प्रोज़ कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो प्रोज़ शब्द है वो किस लैटिन शब्द से आया है? प्रेज़, प्रॉस, प्रोज़ा या प्रेसा? तो आपको याद होगा जब हमने प्रोज़ के बारे में बात की थी, तो ये जो प्रोज़ वर्ड है ये लैटिन वर्ड प्रोज़ा से आया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोज़ा। द लैटिन वर्ड प्रोज़ा मीन्स, तो जो लैटिन भाषा का शब्द है प्रोज़ा, उसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, इंक्लाइंड, स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड? तो स्ट्रेट माने सीधा होता है, इंक्लाइंड मीन्स झुका हुआ, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड माने होता है सीधा सपाट। तो प्रोज में सीधी सपाट बात की जाती है और वही इसका मीनिंग भी है प्रोजा का, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधा सपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोज इज, प्रोज है पोइटिक राइटिंग, राइम्ड राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग या फिर नॉन पोइटिक राइटिंग? तो पोइटिक राइटिंग मतलब कि काव्यमय लेखन, राइम्ड राइटिंग, राइम्ड वो होती हैं जहाँ तुकबंदी होती है, वर्ड्स एक दूसरे से राइम करते हैं, उनकी लय एक जैसी होती है, साउंड एक जैसी होती है, तो वो राइम्ड वर्ड्स होती है। फॉर्मल राइटिंग औपचारिक लेखन होता है। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर है नॉन पोइटिक राइटिंग, यानी जो प्रोज है वो नॉन पोइटिक राइटिंग है, ऐसी रचना जो कि काव्य नहीं है, वो प्रोज कहलाती है। नॉवेल इज जनरली रिटन इन, नॉवेल यानी उपन्यास प्रायः लिखा जाता है नैरेटिव फॉर्म में, पोइटिक फॉर्म में, लेटर फॉर्म में, नन ऑफ दीज। तो नॉवेल जनरली नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, हालांकि कुछ नॉवेल्स हैं जो लेटर फॉर्म में भी लिखे गए हैं। आगे आप फॉर्म्स ऑफ फिक्शन पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगी इसके बारे में आपको। फॉर्म्स ऑफ फिक्शन मतलब अलग अलग प्रकार का फिक्शन, तो उसमें एक टाइप ऑफ फिक्शन आप पढ़ेंगे, एक टाइप का नॉवेल आप पढ़ेंगे जो लेटर्स के रूप में होता है और उसको हम एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं। तो ये जो एपिस्टोलरी नॉवेल हैं बहुत कम लिखे गए हैं। पूरा नॉवेल लेटर्स की शक्ल में होता है, एक पात्र ने दूसरे पात्र को लेटर लिखा, है ना, दूसरे ने पहले को लिखा, पहले ने फिर किसी तीसरे को लेटर लिखा, तो पूरा लेटर एपिस्टोलरी फॉर्म में होता है, मतलब लेटर की फॉर्म में होता है। लेकिन ये बहुत कम हैं ऐसे नॉवेल। तो जो इसका आंसर होगा, जनरली प्रायः जो लिखा जाता है नॉवेल वो नैरेटिव फॉर्म में ही लिखा जाता है, तो इसको नैरेटिव राइटिंग बोलते हैं, नैरेटिव फिक्शन होता है नॉवेल। तो इसका सही उत्तर यही होगा, नैरेटिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग दीज इज नॉट इंक्लाइन अंडर प्रोज? इंक्लाइन मतलब इंक्लूडेड होना चाहिए, कि विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा, इज नॉट इंक्लूडेड मतलब शामिल नहीं होता अंडर प्रोज, प्रोज के अंडर यानी प्रोज के अंतर्गत? ऑप्शंस हैं नॉवल, लीजेंड, जर्नल और एपिक। तो नॉवल तो प्रोज में आता ही है, लीजेंड जो पौराणिक कथाएं होती हैं वो भी प्रोज में शामिल होती हैं, हालांकि पोइटिक फॉर्म में भी हो सकती हैं, लेकिन जो कथाएं कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो प्रोज में ही सुनाई जाती हैं। और जर्नल्स, जो जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, वो भी प्रोज में होती हैं। और एक एपिक है जो कि पोइटिक फॉर्म में लिखा जाता है, महाकाव्य एपिक का मतलब। तो इसका सही उत्तर डी होगा, एपिक, ये प्रोज में नहीं होता। विच स्टाइल ऑफ राइटिंग यानी कौन सी शैली लेखन की अपनाई गई थी, वॉज एडॉप्टेड अपनाई गई थी बाय फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन के द्वारा?
तो फ्रांसिस बेकन का आप पढ़ चुके हैं, ऑफ स्टडीज़ मैंने पढ़ाया था आपको, आपके सिलेबस में भी था। तो और जब हमने फ्रांसिस बेकन को पढ़ाया था तो बताया था आपको कि उसका जो स्टाइल है कौन सा है। और फिर जब लिटरेरी स्टाइल्स पर हमने बात की थी, उस पर अलग से वीडियो बनाया था, तब भी बात की थी कि बेकन का स्टाइल कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस हैं नरेटिव, एफोरिस्टिक, पोइटिक और इनफॉर्मल। तो नैरेटिव क्या होता है? वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन किया जाता है। जैसे कि हमारी बात हुई, नॉवल नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, कहानी सुनाई जाती है। जो कहानियाँ होती हैं वो भी नैरेटिव फॉर्म में होती हैं, और नॉवल जो उपन्यास होता है वो भी नैरेटिव फॉर्म में होता है। या फिर पोइटिक फॉर्म यानी कि काव्यात्मक शैली में, तो काव्यात्मक शैली में तो है नहीं फ्रांसिस बेकन के जो शैली है फ्रांसिस बेकन की पोइटिक नहीं है, क्योंकि वो प्रोज लिखता है, एसेज लिखता है। फिर एफोरिस्टिक, एफोरिस्टिक के बारे में हमने बात की थी। एफोरिस्टिक होता क्या है? जहाँ लेखक ऐसे सेंटेंस आपको देता है अपने लेखन में जिनको आप कोट कर सकते हैं, जिनको आप प्रोवर्ब के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहावतें जैसी लिखता है वो। तो ये स्टाइल फ्रांसिस बेकन का है। फ्रांसिस बेकन के जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो प्रोवर्ब की तरह होते हैं। जैसे आपको याद होगा ऑफ स्टडीज़ जब आपने पढ़ा था, तो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed, सम फ्यू टू बी च्यूज एंड डाइजेस्टेड। तो ये सब कोट करने लायक चीज़ें हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर कैपेसिटी, फॉर एबिलिटी। तो ये सब कोट करने लायक चीज़ें हैं। तो ये फ्रांसिस बेकन का स्टाइल है। इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है, तो अनौपचारिक तो नहीं है, ये एफोरिस्टिक स्टाइल है बेकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विट एंड मॉरलिटी। ये गलत छपा हुआ है, WIT, विट होना चाहिए। विट एंड मॉरलिटी यानी बौद्धिकता और नैतिकता कैरेक्टराइज यानी विशेषताएं हैं द राइटिंग्स ऑफ, लेखन की। किसके लेखन की विशेषताएं हैं? बौद्धिकता और नैतिकता बेकन की, चार्ल्स लैम्ब की, जोसेफ एडिसन एंड स्टील की, शेक्सपियर की। तो जैसा कि अभी आपने देखा, बेकन तो अपने एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। चार्ल्स लैम्ब के बारे में हमारी बात हुई थी। चार्ल्स लैम्ब अपने ह्यूमर पैथोस के लिए जाना जाता है, जिस पे कि अगला सवाल है भी आने वाला है आपका। और शेक्सपियर जो है उसका आपके लिए प्रोज तो वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है। उसने ड्रामाज लिखे हैं, हालांकि उसने कुछ एक दो फिक्शन भी लिखे हैं। लॉन्ग नैरेटिव पोइम भी है उसकी, वीनस एंड एडोनिस एक पोइम है, रेप ऑफ ल्यूक्रेसी उसकी एक पोइम है, लेकिन प्रोज तो उसकी कहीं आपके लिए है नहीं। अच्छा, और फिर बचते हैं जोसेफ एडिसन एंड स्टील। तो एडिसन का एक ऐसे सर रोजर एट चर्च आपके सिलेबस में है। पहले जो सिलेबस था उसमें स्टील का भी एक ऐसे था, रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड। तो ये जो दोनों हैं, इनके जो राइटिंग्स हैं, इनके जो एसेज हैं, वो विट और मॉरलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो आपके इस सवाल का सही जवाब सी होगा, जोसेफ एडिसन एंड स्टील। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब मैं आपको पहले ही बता चुकी, ह्यूमर एंड पैथोस। ह्यूमर यानी हंसी मजाक, एंड पैथोस और दया, करुणा, आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो विशेषताएं हैं ऑफ द प्रोज ऑफ, किसकी प्रोज की? चार्ल्स लैम्ब, एडिसन एंड स्टील, मैथ्यू आर्नोल्ड, फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन से का आपने देख ही लिया, एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। एडिसन स्टील विट और मॉरलिटी है उनके स्टाइल में। अब जो ह्यूमर एंड पैथोस है वो किसकी क्वालिटी है? वो चार्ल्स लैम्ब की क्वालिटी है। इसका ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन आपके सिलेबस में है, और इसको जब हमने पढ़ाया था तो बात की थी कि इसके एसेज में ह्यूमर भी होता है, हंसी मजाक भी होती है, और करुणा भी होती है। वो दर्द से भरे होते हैं उसके एसेज। ऑटोबायोग्राफी डिनोट्स
ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी एक आदमी के जीवन की कहानी जो उसके खुद के द्वारा लिखी गई हो। स्टोरी ऑफ एनदर पर्सन्स लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, किसी दूसरे आदमी की कहानी जो एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो। स्टोरी ऑफ एनदर पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ, किसी और व्यक्ति के जीवन की कहानी जो उसके द्वारा लिखी गई हो। स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन, अपने जीवन की कहानी जो किसी और के द्वारा लिखी गई हो। देखिए ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं थोड़े से गड़बड़ हैं, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि हमारा सही जवाब क्या है। हमारा सही जवाब पहला ही है, स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी अपने जीवन की कहानी अपने द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ड ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी शब्द में ऑटो, बायो एंड ग्राफी रेस्पेक्टिवली मीन, यानी ऑटो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः है। तो ऑटो, बायो और ग्राफी, सेल्फ लाइफ राइटिंग, राइटिंग लाइफ सेल्फ, लाइफ राइटिंग सेल्फ, लाइफ सेल्फ राइटिंग। तो आपको मालूम ही है, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ और ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो सही ऑप्शन हमारा हुआ ए, सेल्फ लाइफ राइटिंग। ऑटोबायोग्राफी इज, ऑटोबायोग्राफी है ब्लैंक स्पेस इन नेचर, अपनी प्रकृति में किस प्रकार की है। ऑब्जेक्टिव होती है, एफोरिस्टिक होती है, सब्जेक्टिव होती है या फिर बायोग्राफिकल होती है। ऑब्जेक्टिव मतलब विषय परक नहीं, एक तो होती है वस्तु परक, है ना, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, तो वस्तु परक होती है। एफोरिस्टिक यानी प्रोवर्बियल होती है। सब्जेक्टिव यानी आत्म परक होती है, या फिर बायोग्राफिकल या फिर जीवनी परक होती है। तो ऑटोबायोग्राफी, अब आप कहेंगे बायोग्राफिकल, क्योंकि आपको इनमें से कोई बाकी ऑप्शन आपको जम नहीं रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सनल, अपने ऊपर लिखा गया। तो ऑटोबायोग्राफी होती है सब्जेक्टिव इन नेचर। हु यूज द वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने प्रयोग किया शब्द ऑटोबायोग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो ऑप्शंस हैं विलियम टेलर, विलियम मॉरिस, विलियम जोन्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही उत्तर है विलियम टेलर। सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी शब्द प्रयोग किया विलियम टेलर ने। इन विच ईयर, किस वर्ष, डिड ही यूज, उसने प्रयोग किया, यानी विलियम टेलर ने प्रयोग किया दिस वर्ड, ये शब्द। 1796 में, 1797 में, 1798 में या 1799 में। इसका सही उत्तर है 1797 में। सबसे पहले 1797 में विलियम टेलर ने ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंग्लिश पीरियोडिकल, किस अंग्रेजी पीरियोडिकल में, यानी जो पीरियोडिकल होते हैं, जैसे कि आप उन्हें पत्रिकाएं कह सकते हैं, साप्ताहिक, पाक्षिक या फिर मासिक पत्रिकाएं होती हैं, एक पीरियड में निकलती हैं, तो उनको पीरियोडिकल बोलते हैं। तो इन विच इंग्लिश पीरियोडिकल, किस अंग्रेजी पीरियोडिकल में, किस अंग्रेजी पत्रिका में वॉज इट यूज्ड, इसका प्रयोग किया गया था, यानी ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शंस हैं द मंथली रिव्यू, पिकविक पेपर्स, द स्पेक्टेटर, द टेटलर। तो ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था द मंथली रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिटेल्ड अकाउंट, एक विस्तृत लेखा जोखा ऑफ समवंस लाइफ, किसी के जीवन का, इज कॉल्ड कहलाता है ऑटोबायोग्राफी, जर्नल, बायोग्राफी या मेमोयर।
तो जैसा कि आप जानते ही हैं, इसका सही जवाब है बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल लाइव्स ऑफ पोइट्स वॉज रिटन बाय। तो क्रिटिकल लाइव्स ऑफ पोइट्स किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस हैं गोल्डस्मिथ, सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन या बोसवेल। तो आपको याद होगा, इसका सही जवाब है सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसिव लाइफ ऑफ जॉनसन, ये जॉनसन की लाइफ पर लिखा गया है, यानी जॉनसन का विस्तृत जीवन इज़ अ बायोग्राफी, ये एक जीवनी है, रिटन बाय, लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर जॉनसन, गार्डिनर, मैथ्यू आर्नोल्ड, जेम्स बॉसवेल। तो लाइफ ऑफ जॉनसन किसने लिखा? आपको याद होगा, हमने बात की थी जब डिटेल्ड वीडियो इस पे बनाया था बायोग्राफी पर, ये जेम्स बॉसवेल ने लिखा है लाइफ ऑफ जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोयर इज डेराइव्ड, मेमोयर लिया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द से, किस लैटिन शब्द से लिया गया है मेमोयर? मेमोरी, मेमोयर, मेमोरेयर या फिर मेमोरिया। तो हमने जब वीडियो इस पे बनाया था मेमोयर पे, तो बात की थी इस बारे में। ये लिया गया है लैटिन शब्द मेमोरिया से, तो इसका सही उत्तर है डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेमोयर, तो इनमें से कौन सा एक मेमोयर है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, द लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन, नाइट, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स। तो एक लेखक हुए हैं एली विज़ल, उन्होंने लिखी है नाइट, और ये नाइट एक संस्मरण है, एक मेमोयर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, नाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैटर्ड ड्रीम्स माई लाइफ एज अ पॉलीगैमिस्ट्स वाइफ, ये GAMIST। देखिए, शटर्ड ड्रीम्स बिखरे हुए सपने, माई लाइफ मेरा जीवन, एज अ पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट कौन होता है? जो एक से ज़्यादा शादियां करता है, पॉलीगैमिस्ट वाइफ। तो मेरे टूटे हुए सपने, मेरा जीवन एक बहुविवाहवादी की पत्नी के रूप में, इज़ अ मेमोयर बाय, ये जो संस्मरण है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं हमारे, स्पेंसर, डन, आयरीन स्पेंसर, नन ऑफ दीज। तो ये जो मेमोयर है, ये संस्मरण आयरीन स्पेंसर का है, तो इसका सही जवाब है सी, आयरीन स्पेंसर। नाइट, इसके बारे में तो अभी बात हुई थी 19वें क्वेश्चन में, और मैंने आपको वहाँ बताया भी था कि नाइट के राइटर कौन हैं, और देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया। नाइट इज़ अ मेमोयर, ये जो नाइट है संस्मरण है, किसके द्वारा लिखा गया है? आयरीन स्पेंसर के द्वारा, जंग चांग के द्वारा, एली विज़ल के द्वारा, नन ऑफ दीज। तो मैंने 19वें क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त बताया था कि नाइट लिखा है एली विज़ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड स्वान्स, थ्री डॉटर्स ऑफ चाइना इज़ अ मेमोयर ऑफ। तो ये वाइल्ड स्वान्स यानी जंगली हंस, थ्री डॉटर्स ऑफ चाइना, चीन की तीन बेटियां, ये किसका मेमोयर है, संस्मरण है? हमारे ऑप्शंस हैं जंग चांग, एली विज़ल, आयरीन स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। तो देखिए, एली विज़ल का आप पहले ही जान चुके हैं कि उसने नाइट लिखा है। आयरीन स्पेंसर के बारे में अभी आपने देखा कि शैटर्ड ड्रीम्स उसने लिखा है। अब एडमंड स्पेंसर के का ऐसा कोई कनेक्शन इससे दिखता नहीं चाइना से। तो जंग चांग, देखिए देखने में ही लग रहा है कि ये चाइनीज़ नाम है, और ये बुक भी चाइनीज़ लग रही है ना, चाइना के बारे में बात हो रही है, तो कनेक्शन जुड़ गया ना जंग चांग और चाइना का। तो ये जो मेमोयर है ये जंग चांग ने ही लिखा है, तो हमारा सही उत्तर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज, यानी इनमें से कौन सा रेफर्स टू, संबंधित है ट्रैवल लिटरेचर, यात्रा के साहित्य से? पीरियोडिकल, ट्रैवेलॉग, मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी। तो जाहिर सी बात है कि यात्रा से संबंधित साहित्य कौन सा है? ट्रैवेलॉग, यात्रा वृतांत। ट्रैवेलॉग एम्स एट,
ट्रेवलॉग का उद्देश्य होता है लेज़र, स्टडी, प्लेजर, रिसर्च। तो लेज़र, स्टडी, रिसर्च ये तो नहीं लगता। ट्रेवलॉग जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस स्थान का हम खुद यात्रा कर रहे हों, वहाँ जाए बिना हम उस स्थान की यात्रा कर लेते हैं तो हमें क्या लगता है, आनंद आता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका सही जवाब होगा सी, प्लेजर। जो यात्रा वृतांत है उसका उद्देश्य है प्लेजर। नेक्स्ट, पीरियोडिकल्स मेनली अपीयर्ड इन। तो पीरियोडिकल्स जो कि एक किसी अवधि पर निकलने वाले समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं, वो मुख्य रूप से अपीयर्ड इन यानी दिखाई दिए, सामने आए एलिजाबेथन एज में, ऑगस्टन एज में, रेनेसा एज में या रोमांटिक एज में। तो हमने इसके बारे में बात की थी कि ये जो पीरियोडिकल्स हैं मुख्यतः 18th सेंचुरी में सामने आए और 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है उसको हम ऑगस्टन एज कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑगस्टन एज, 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। विच अमंग दीज इज रिटन बाय एडिसन एंड स्टील। इनमें से किसको एडिसन और स्टील ने लिखा है? कवर्ली पेपर्स, पिकविक पेपर्स, रैम्बलर और नन ऑफ दीज। ये गलत इसमें छप गया, पिंकविक छप गया, पिकविक है। तो आपको याद होगा जब हमने एडिसन स्टील के बारे में बात की थी और जब हमने पीरियोडिकल एसे के बारे में बात की थी, तो एडिसन स्टील ने जो एसेस निकाले थे, पीरियोडिकल निकाला था स्पेक्टेटर, उसमें लिखे गए एसेस को हम किस नाम से जानते हैं? कवर्ली पेपर्स। साथ ही हमने ये भी बताया था कि इसको कवर्ली पेपर्स क्यों कहा जाता है। इन एसेज में जिस व्यक्ति के बारे में मुख्यतः बात हुई है, जो एक कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा एसेज जिससे रिलेटेड हैं, उसका नाम है सर रोजर डी कवर्ली। आपने अभी एडिसन का ऐसे पढ़ा भी था, सर रोजर एट चर्च। तो जो सर रोजर हैं उनका पूरा नाम है सर रोजर डी कवर्ली। तो उन्हीं के नाम से इन एसेज को कवर्ली पेपर्स कहा जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि इसको कवर्ली पेपर्स क्यों कहा जाता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि इन एसेज का जो मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो सर रोजर डी कवर्ली है और उसी के नाम पर इसको कवर्ली पेपर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैम्बलर एंड आइडलर आर फेमिलियर एसेज बाय। रैम्बलर और आइडलर फेमिलियर एसे हैं, किसके द्वारा लिखे हुए? तो ये जो है रैम्बलर आइडलर के बारे में बात हुई थी जब हमने पीरियोडिकल एसे के बारे में बात की थी। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है, थोड़ा डिफरेंट है। इसको होना चाहिए था रैम्बलर एंड आइडलर आर पीरियोडिकल्स बाय। तो ये दोनों पीरियोडिकल हैं जो कि जॉनसन ने निकाले थे। तो हालांकि सही जवाब तो आप इसमें से छांट सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस में जॉनसन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ये गड़बड़ है। तो रैम्बलर और आइडलर के बारे में हमने बात की थी जब पीरियोडिकल एसे पर हमने वीडियो बनाया था। तो ये दोनों पीरियोडिकल्स जॉनसन ने निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया रेफर्स टू, यानी ये संबंधित है द राइटिंग्स ऑफ, किसकी रचनाओं से, यानी किसकी रचनाओं को एसेज ऑफ इलिया कहा जाता है? ऑप्शंस है हमारे चार्ल्स लैम्ब, चेस्टरटन, वुल्फ या ल्यूकस। तो जब हमने पढ़ा था चार्ल्स लैम्ब को, तो हमने बात की थी उसके बारे में कि उसके एसेज को, उसके निबंधों को एसेज ऑफ इलिया कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स लैम्ब इलिया पेन नेम यूज़ करता है। नेक्स्ट, इलिया वॉज द पेन नेम ऑफ। देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन कि इलिया किसका पेन नेम है? डिकेंस, लिंड, हैजलिट या लैम्ब। तो अभी अभी हमने बात की कि चार्ल्स लैम्ब का पेन नेम इलिया है। द इंडियन जगलर इज एन एसे बाय। इंडियन जगलर यानी भारतीय जादूगर किसके द्वारा लिखा हुआ निबंध है? एडिसन, स्टील, इलिया, हैजलिट। तो इसका सही जवाब है हैजलिट। ए प्ली फॉर गैस लैम्प्स
एंड एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स। ये दो एसेज आर एसेज बाय, ये दोनों एसेज किसने लिखे हैं? तो एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स, इस पर तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आपने पढ़ा होगा। और अ प्ली फॉर गैस लैम्प्स, ये भी एक एस्से है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हमारे सामने, लैम, हैजलेट या फिर चेस्टरटन या स्टीवेंसन। तो इसका सही जवाब है R.L. स्टीवेंसन, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिफेंस ऑफ नॉनसेंस एंड अ पीस ऑफ चाक आर प्रोज वर्क्स बाय। तो ये दोनों प्रोज वर्क्स, गद्य की रचनाएं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शंस हैं स्टीवेंसन, गोल्डस्मिथ, एडिसन, चेस्टरटन। तो इसका सही जवाब है G.K. चेस्टरटन। ये दोनों रचनाएं G.K. चेस्टरटन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एमंग दीज, इनमें से कौन सा डिनोट्स, दर्शाता है पोएटिक प्रोज, यानी काव्यात्मक गद्य? ऑटोबायोग्राफी, यूफ्यूइज्म, मेमोयर या नन ऑफ दीज। तो मैंने कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर किया होगा जब पढ़ाया है आपको यूफ्यूइज्म पर, शायद अलग से मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन जिक्र ज़रूर किया होगा जब भी आपको पढ़ाया होगा कि जब हम हार्श वर्ड्स की जगह, यानी कठोर शब्दों की जगह नर्म शब्दों का प्रयोग करते हैं और मतलब एक काव्यात्मक ढंग से बात करते हैं, तो उसको कहा जाता है यूफ्यूइज्म। तो इसका जो सही जवाब है वो यूफ्यूइज्म है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे ही इज़ डेड, वो मर गया, हम कहेंगे ही हैज़ पास्ड अवे, वो गुजर गया, तो वो यूफ्यूइज्म है। और नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा आपको गलत बता गई ये बात, तो सॉरी। देखिए, वो जो अभी मैंने आपको बताया कि ही इज़ डेड की जगह वो मर गया, ये कहने की बजाय हम कहेंगे ही हैज़ पास्ड अवे, तो उसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। EUPHEMISM, यूफेमिज्म है वो। सॉरी, आप उस बात को, मेरी पिछली वाली बात को दिमाग से निकाल दीजिए, मैंने यूफेमिज्म बताया था वो। देखिए, यूफ्यूज एक कैरेक्टर है और एक बुक लिखी है जॉन लिली ने, 16वीं सेंचुरी का राइटर है जॉन लिली, तो उसने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है यूफ्यूज। तो वो जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो बहुत ही एलिटरेटिव लैंग्वेज है, जैसे कि तरन तनुजा तड़तमाल तरवर बहुछाए, तो ये एलिटरेशन कहलाता है। मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच आपके साथ डिस्कस की हैं। तो बहुत एलिटरेटिव लैंग्वेज यूज़ करता है, बहुत फार फेच्ड सिमिलीज उसमें हैं और बहुत पोइटिक टाइप की भाषा वो यूज़ करता है, तो वो यूफ्यूइज्म है। तो दोनों में अंतर आप दिमाग में रखिएगा, यूफेमिज्म और यूफ्यूइज्म में थोड़ा अंतर है। तो इसका सही जवाब यूफ्यूइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूफ्यूज इज अ प्रोज रोमांस बाय। तो यूफ्यूज एक प्रोज रोमांस है, किसके द्वारा लिखा गया है? और अभी मैंने बात भी की 33 क्वेश्चन नंबर में, तो ऑप्शन हमारे पास हैं ग्रीन, पील, लिली या मार्लो। तो ये सभी कौन है? ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं, इसके बारे में कभी हम बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे पूरा। तो अभी जैसा आपने सुना, मैंने कहा था कि यूफ्यूइज्म किसने क्रिएट किया? लिली ने, जॉन लिली है। तो सही उत्तर इस सवाल का हुआ सी, जॉन लिली। यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये बुक का नाम है जो जॉन लिली ने लिखी है। तो यूफ्यूज और उसका इंग्लैंड, ये किताब किस सन में प्रकाशित हुई? ऑप्शंस है हमारे सामने, 1580, 1579, 1582, 1583। तो इसका सही जवाब है 1580, 1580 में ये बुक पब्लिश हुई। प्रोज ऑफ थॉट यूजुअली रेफर्स टू, तो प्रोज ऑफ थॉट यानी विचारों का गद्य किससे संबंधित है, किसको कहा जाता है? डोमेस्टिक नॉवेल्स, पॉलिटिकल नॉवेल्स, सोशल नॉवेल्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है सोशल नॉवेल्स को प्रोज ऑफ थॉट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लिली वॉज एन राइटर
इंग्लिश राइटर, फ्रेंच राइटर, अमेरिकन राइटर, नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बात भी की थी उसके बारे में, और उसने लिखा है यूफ्यूस एंड हिज इंग्लैंड, तो वो एक इंग्लिश राइटर है, अंग्रेज लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? इसके बारे में हमने बात की थी जब ऑटोबायोग्राफी पर वीडियो बनाया था, और आपको याद भी होगा। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। जाहिर सी बात है कि ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ये अच्छे से आपको याद होगा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, इंदिरा गांधी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही उत्तर हमारा हुआ बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सर रोजर इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर। सर रोजर एक काल्पनिक पात्र है इन द एसेज ऑफ। किसके निबंधों में? तो अभी हमने ढेर सारी बात की थी सर रोजर डी कवर्ली के बारे में, तो आपको याद ही होगा कि किसका फिक्टिशियस कैरेक्टर है, एडिसन एंड स्टील, चेस्टरटन, प्रीस्टले या बेलॉ। तो ये जो फिक्टिशियस कैरेक्टर है वो एडिसन एंड स्टील के एसेज में है, यानी कवर्ली पेपर्स आप उनको कहिए, या फिर द स्पेक्टेटर पीरियोडिकल है उसका कैरेक्टर आप कहिए। सर रोजर डी कवर्ली एडिसन एंड स्टील के द्वारा क्रिएट किया गया एक काल्पनिक पात्र है, तो इसका सही उत्तर है ए। इसके साथ ही ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।